गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, गवर्नमेंट काव्य उपाध्याय हीरालाल कॉलेज अभनपुर छत्तीसगढ़ में मैं ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आज मैं आप लोगों को नेचुरल रिसोर्स पढ़ाऊंगा। नेचुरल रिसोर्स में खासकर नेचुरल वेजिटेशन। और ये आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वन है, हमारा जो जंगल है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक संपत्ति है। ऐसी संपत्ति है जिसका हम लोगों ने सदियों से उपयोग किया है और अभी विभिन्न प्रकार के संसाधन चूँकि इसमें पाए जाते हैं और इन संसाधनों का विदोहन काफ़ी तीव्रता से होने लगा है। इसलिए वन का बहुत ही तेज़ी से ह्रास हो रहा है, इसके क्षेत्रफल में कमी आ रही है और इसके कारण जैव विविधता की भी समस्या आ रही है। विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु इस पर आश्रित हैं, उनकी संख्या में काफ़ी कमी हो गई है। इसलिए हम सभी की चिंता का विषय है वन। तो आज हम लोग वन या प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन का जो हम लोग को निम्नलिखित मुद्दे पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला तो इसका क्या अर्थ है, और दूसरा इसके प्रकार और उनकी विशेषताएं, और तीसरा जो है उनका वितरण, चौथा बिंदु है वन से संबंधित जो चिंताएं हैं, कंसर्न हैं, और अंतिम में इसके संरक्षण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि जो एक आदर्श वन होता है उसमें 5 लेयर या 5 उसके स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर जो होता है बहुत उसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत में ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं जिसकी ऊंचाई 50 मीटर तक होती है। ये आदर्श स्थिति की बात की जा रही है, खासकर विश्वतरेखीय प्रदेश की। आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ के जो जंगल हैं जिन्हें वर्षा वन के नाम से जाना जाता है, खासकर अमेजन में, तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है और इन्हें पूरी दुनिया के का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने का काम करता है। तो सबसे पहला जो वनों में लेयर उनमें वहाँ पाया जाता है परत, वो ऊंचे पेड़ हैं। उसके नीचे जो हैं वो घने कैनोपी वाले या घने छतरी वाले पेड़ हैं जो लगभग 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और इसके नीचे पाया जाने वाला जो वृक्षों का समूह है वो कम ऊंचे वृक्ष हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर की होती है और उसके नीचे विभिन्न प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं और सबसे नीचे धरातल पर पाई जाती हैं घास और विभिन्न प्रकार के शाक और छोटी छोटी वनस्पतियां। तो ये 5 प्रकार के लेयर्स पाए जाते हैं वनों में, लेकिन ये आदर्श स्थिति की कल्पना है की बात है। सामान्यतः हम जहाँ रहते हैं अपने देश में, आप लोगों ने इन सभी परतों को, इन सभी लेयर्स को नहीं देखा होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं वन के प्रकार के बारे में। तो वन या वनस्पति के प्रकार के बारे में, तो वनस्पति को सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो वन है, दूसरा है झाड़ियाँ, तीसरा घास की भूमि, और चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा है, हम लोगों ने भी नहीं देखा है, वो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले कौनधारी वनस्पति हैं। और सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। सबका जो उद्भव हुआ है उसमें जलवायु की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं या तत्व हैं जो वन के विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक तो जलवायु ही है। जलवायु में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो वर्षा, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है तत्व है वो है तापमान। तापमान और वर्षा वन के वनस्पति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कोपेन के जलवायु का जब वर्गीकरण पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोपेन ने वनस्पति को क्लाइमेट का थर्मोमीटर कहा था, क्योंकि वनस्पति उस स्थान के जलवायु को सही ढंग से निरूपित कर देती है, बता देती है कि जलवायु वहाँ की कैसी है या किसी स्थान की जलवायु किस प्रकार की है। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारक हो गया वो तापमान हो गया, और दूसरा महत्वपूर्ण कारक हो गया वर्षा हो गया, और वर्षा की प्रभावशालिता की बात उन्होंने की थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण कारक है वो सनलाइट है। सूर्य की उपस्थिति में, रोशनी की उपस्थिति में ही आपको मालूम है कि क्लोरोफिल का निर्माण होता है। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और इस प्रकार उनका जीवन आगे बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है
विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ये भी चिंता की बात है। और वन सीधे सीधे उससे प्रभावित होता है और हम उससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए भी जो वैश्विक तापन है ये भी एक चिंता की बात बनी हुई है। तो इसके बाद अगला जो कारक जो वनस्पति को प्रभावित करता है वो मिट्टी है, ढाल है, चट्टानें हैं, किस प्रकार उसका कहाँ वहाँ की मिट्टी का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये महत्वपूर्ण बात है। और लास्ट जो अंतिम पॉइंट है वो है वायु। तो ये सारे कारक जो हैं ये किसी स्थान के वनस्पति को प्रभावित करते हैं और जहाँ का तापमान और जहाँ की वर्षा अनुकूल है वहाँ सघन वन पाए जाते हैं और इनके कम होते जाने पर धीरे धीरे क्रमशः वन के घनत्व में कमी आती जाती है। फिर हम लोग अब चर्चा करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार पर। और ये जो है मुख्य रूप से अगर आप अपने एटलस को देखेंगे या मानचित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कटिबंधीय स्तर पर जो प्राकृतिक वनस्पति है उसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो भागों में बांटा जा सकता है और तीसरा जो है सब आर्कटिक जोन में तीन भागों में बांटा जा सकता है। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति, टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति और तीसरा जो है वो टेम्परेट या कॉनिफेरस प्रकार की वनस्पति। जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति है उसमें सबसे जो प्रमुख है वो रेन फॉरेस्ट या वर्षा के वन आते हैं और ये इक्वेटोरियल या विषुवतरेखीय प्रदेशों में आते हैं। ये काफ़ी सघन वन होते हैं और इसमें पेड़ों के वन के 5 लेयर या पाए जाते हैं और बड़े सघन वन होते हैं। यहाँ रोज वर्षा होती है और इसके कारण अब काफ़ी ऊंचा तापमान रहता है तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं और इन पेड़ों की लकड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं और इनमें महोगनी, बर्च, मेपल और पाम, रबर इस प्रकार के आबनूस इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और ये वनस्पति दुनिया में एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं हम लोगों के लिए। इसे कहते हैं कार्बन को सोखने का काम और इसीलिए वर्षा वनों को, खासकर अमेज़न के जो वर्षा वन हैं उन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये फेफड़ा कहा जाता है इन्हें। फिर दूसरा जो है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ वाले ऐसे वन जो उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मानसून है जहां हम लोग रहते हैं। मानसून की वनस्पतियों को आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने देखा है कि यहाँ स्पष्ट रूप से एक ऐसी ऋतु आती है जब वृक्ष अपने पत्ते को गिरा देते हैं, पतझड़ का ऋतु रहता है और फिर से नए पत्ते आते हैं। ऐसा ये वृक्ष इसलिए करते हैं ताकि ये आने वाली गर्मी से खुद की रक्षा कर सकें और अपने पानी को बचाने के लिए ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो इस प्रकार ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और मानसून के जो वन हैं इनकी प्रजातियों में आप लोगों को मालूम है आम, जामुन, नीम, सखुआ और साल, ये सारे जो पेड़ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे आप सभी परिचित हैं। फिर अब हम लोग चर्चा करते हैं ऐसे वृक्षों की जो टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं उसमें जो एक प्रमुख प्रकार है वो है मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति। आप एक बार एटलस को देखिए, आपने देखा कि ये अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में स्थित भूमध्य सागर है। इसके चारों ओर का जो प्रदेश है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहते हैं और यहाँ की वनस्पति को भूमध्य सागरीय वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पति भी सदाबहार वनस्पतियाँ हैं, सब दिन हरी भरी रहती हैं और यहाँ ये साइट्रस फ्रूट या नींबू, संतरे, जैतून, अंगूर इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पर चूँकि अंगूर बहुत होता है तो इसीलिए यहाँ शराब, खासकर शैम्पेन, इटली, फ्रांस, स्पेन इत्यादि देशों में काफ़ी बनता है और ये यहाँ के लोग जैतून के तेल का प्रमुखता से उपयोग करते हैं जिसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आपको ये पता होगा कि जो हॉलीवुड स्थित है उत्तरी अमेरिका में वो इसी प्रकार की जलवायु में स्थित है और इसी प्रकार उनका जो ये क्षेत्र है ये काफ़ी
हरा भरा है, सालों भर हरा भरा रहता है, इसलिए यहाँ फिल्म की काफ़ी शूटिंग होती है। और इस प्रकार की जलवायु में जो पेड़ होते हैं इनके पत्ते चौड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये सदाबहार वृक्ष हैं। फिर इस जलवायु में एक और पेड़ पाया जाता है, वो ऐसे हैं जो जिनके पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, पतझड़ होता है, ये भी चौड़ी पत्ते वाले होते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वनस्पति का वो है कॉनिफेरस या कौनधारी वनस्पति, और इनकी प्राप्ति का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र है। ये जो पेड़ होते हैं ये शंकु नुमा होते हैं, इसलिए इसे शंकु वनस्पति भी कहते हैं। और इसमें चीड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर क्योंकि बर्फबारी होती रहती है, हिमपात के कारण इनके पत्ते जो होते हैं वो सुई के आकार के हो जाते हैं, ताकि बर्फ के पड़ते ही वो धीरे धीरे बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाता है और पत्ता नहीं टूटता। और इस प्रकार की वनस्पति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के उत्तरी भाग में, इसमें कनाडा और यूरोप में खासकर साइबेरिया के विस्तृत बहुत बड़े भाग में, नॉर्वे, स्वीडन और रूस के बहुत बड़े हिस्से में ये पेड़, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब हम लोग वर्णन करते हैं ग्रास लैंड का, या ऐसी भूमि जहाँ पर घास उगती है। अब देखिए, पहले जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा जहाँ जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों की संख्या, उनकी ऊंचाई और उनका घनत्व कम होता जाता है। और जब वर्षा की मात्रा बहुत कम होने लगती है तो वहाँ पर भूमि में घास उगाती है। और ऐसे ग्रासलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर पूरी दुनिया में इन्हें दो भागों में बांटा गया है, कटिबंधीय स्थिति के आधार पर उस कटिबंधीय घास की भूमि और शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि। उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहा जाता है। और हमारे देश में भी जो दक्षिण भारत है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य के स्थित व्यापक भाग में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनका कैनोपी जो होता है वो चौड़ा होता है, वो जो चौड़ा होता है और चपटा सा होता है, ये छतरी नुमा नहीं होता। तो ऐसे ग्रासलैंड जो हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इनका नाम अलग अलग स्थान में, अलग अलग भूमि में, अलग अलग देश में अलग अलग है। इसे अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे पार्कलैंड कहते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोस कहते हैं, और ब्राज़ील में इसे कैंपॉस कहते हैं। तो ये सारे स्थानीय नाम हैं, लेकिन घास की प्रकृति मोटा मोटी वैसी ही होती है। ये अपेक्षाकृत लंबे घास होते हैं और इन घासों में जंगली जानवर भी काफ़ी रहते हैं, खासकर अफ्रीका में। और इसके कारण अफ्रीका में लोग शिकार करने के लिए पूरी दुनिया से जाते हैं और वहाँ हर तरह के जीव जंतु रहते हैं। कुछ तो शाकाहारी होते हैं और कुछ उन पर आश्रित मांसाहारी, और फिर उन्हें भी खाने वाले उच्च स्तर के मांसाहारी जीव वहाँ पाए जाते हैं। फिर टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि में जो महत्वपूर्ण नाम है वो है स्टेपीज। सबसे महत्वपूर्ण ये एशिया के बहुत बड़े भूभाग में, यूरोप और एशिया से लगा हुआ क्षेत्र जो है वो इस प्रकार की घासों से ढका हुआ है और ये साइबेरिया तक विस्तृत है। लेकिन इसकी एक सीमा है, ये उत्तर में लगभग 50 से 60 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है और दक्षिण में लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में ये प्रायः नहीं पाया जाता, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। तो उत्तरी अमेरिका में ऐसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एशिया का स्टेपीज और उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज जो घास का मैदान है वो आजकल गेहूं की खेती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। खासकर यूक्रेन में, कनाडा और यूएसए में बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ व्यावसायिक ढंग से गेहूं की खेती होती है। और ये गेहूं जो होता है ये कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, इसलिए इसका कमर्शियल या व्यावसायिक उपयोग बहुत अधिक होता है। इसकी दुनिया भर में काफ़ी मांग है। और ऐसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम अर्जेंटीना में पैम्पॉस है,
ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं और दक्षिण अमेरिका में इसे वेल्ड कहते हैं। और ये सारे जो घास के भूमि हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, विचरण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे पर्यटक यहाँ घूमने भी जाते हैं और ये उनकी आय का एक स्रोत भी बन जाता है। फिर हम लोग अब मरुस्थल में आते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलों में अब ऐसी वनस्पतियाँ इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा और भी कम हो जाती है। जहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम प्रतिवर्ष होती है, वहाँ पर ऐसी वनस्पति पाई जाती है और इसे ज़ेरोफाइट कहते हैं। आप लोगों ने कोपेन के क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा 20 प्रकार की वनस्पति। और जब ये इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में सहारा और जो सटा हुआ मरुस्थल है वो जो सऊदी अरेबिया से शुरू होता है और थार मरुस्थल तक चला आता है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है। और फिर ये उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया और दक्षिणी अमेरिका में एरिजोना और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़े भूभाग में ये व्याप्त है। यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ अधिक पाई जाती हैं, अकेसिया खासकर बबूल और के विभिन्न प्रजाति और नागफनी या कैक्टस के विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कैक्टस जो होता है बहुत ही कटीला होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें पत्ते नहीं होते और पत्ते जो है कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन का कारण ये होता है कि ये जो वनस्पति होते हैं अपने जल को का उत्सर्जन रोकने के लिए अपने पत्ते को कांटे के रूप में बदल लेती हैं। लेकिन अक्सर इनमें बहुत ही सुंदर फूल भी नज़र आते हैं। आप देखिएगा, एक चित्र हमने इसमें दिया है ऐसे ही भूभाग का। और इसके बाद जो दूसरा प्रकार है मरुस्थलीय वनस्पति का, वो कोल्ड डेजर्ट उसे कहते हैं, जहाँ की जलवायु ठंडी होती है और जहाँ वर्षा के रूप में नहीं होकर हिमपात के रूप में होता है। तो ऐसे मरुस्थल वहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ इसकी भी विशेषता यही है कि यहाँ कुल वर्षण की मात्रा 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम रहती है। और ये भूभाग भी तिब्बत के उत्तर में, इनर मंगोलिया में, चीन के बहुत बड़े क्षेत्र में मिलता है। और देखिए ये चित्र यहाँ दिखलाया जा रहा है डेजर्ट का, और किस प्रकार वहाँ विभिन्न प्रकार के कैक्टस पाए जाते हैं जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि पेड़ यहाँ पर बहुत ही कम हैं। दूर दराज में कहीं कहीं एक आध बबूल जैसा पेड़ मिल जाता है। राजस्थान में एक वृक्ष है शमी जिसे कहते हैं, और वहाँ पर इसे धूप कहा जाता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे ही वृक्ष को बचाने के लिए वहाँ के एक समुदाय ने काफ़ी बलिदान दिया था। और ये वहाँ के लोगों के जीवन यापन का रोजमर्रा में काम आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। देखिए एक और ये चित्र पता चल रहा है, फोटो, ये भी मरुस्थलीय वनस्पति का है। दूर में देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एकमात्र वृक्ष है और दूर दूर तक कुछ वृक्ष नहीं है और उसके पास कुछ कैक्टस जैसे पौधे उगे हुए हैं। आपने अपने यहाँ भी बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के कैक्टस देखे होंगे। मध्य प्रदेश के सैलाना में जो रतलाम के पास है कैक्टस गार्डन है, जिसमें करीब 300 प्रकार के कैक्टस लगे हुए हैं। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए और देखिए। और फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति की। ये इसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। ये बेसिकली जो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है, और सब आर्कटिक क्षेत्र में। और ये जो यहाँ की जो भूमि होती है, चूँकि तापमान काफ़ी कम होता है तो भूमि लगभग जमी होती है। ये पेरीग्लेशियल जैसी स्थलाकृतियाँ यहाँ होती हैं। और यहाँ जो वनस्पति काफ़ी छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और अक्सर नज़र नहीं आते। लेकिन जो थोड़ी बहुत वनस्पति होती है उनमें एक छोटा सा वसंत ऋतु आता है, उसी में ये जल्दी जल्दी ये उग जाते हैं। इनमें कुछ ही दिनों में फूल भी आ जाते हैं। ये बड़े रंगीन फूल होते हैं और फिर जल्दी जल्दी इनमें बीज भी आ जाते हैं और ये फिर समाप्त भी हो जाते हैं। इस प्रकार इनका जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये हमारे पारिस्थितिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसमें से कुछ उदाहरण अगर वनस्पतियों का देखें यहाँ पाए जाने में, तो काई और शैवाल जिसे मॉस और लिकेन कहते हैं, इस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और ऐसे ही क्षेत्रों में
देखिए रेंडर भी पाया जाता है, रेंडियर आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ रहने वाले एस्किमो जनजाति के बारे में। और ये जो समुदाय है वो रेंडियर का उपयोग करते हैं। इस चित्र में आप रेंडियर को देख रहे हैं। पृष्ठभूमि में एक पर्वत है और जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और रेंडियर के चारों ओर कुछ छोटी छोटी रंगीन सी जहाँ पौधेनुमा वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं। तो ये अब वहाँ पाए जाने वाला एक आम दृश्य है। तो हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि वनों की उपयोगिता क्या है। तो वन के बारे में आप भूगोल पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि हमारे जलवायु के लिए, जलवायु के निर्धारण के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और हमारा जलवायु कैसा होगा ये निर्भर करता है कि उस क्षेत्र की वनस्पतियाँ कैसी हैं, सघन हैं, अच्छी हैं, कम हैं, नहीं हैं, और उसके अनुसार ही तापमान भी घटता और बढ़ता रहता है। फिर अगला जो बिंदु है जलवायु के साथ साथ वो मिट्टी का भी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ जो होता है माटी की, पेड़ की जो जड़ है होती हैं वो माटी को पकड़ कर रखती हैं, उसे ढील नहीं छोड़ती, और इनके कारण मिट्टी का वहाँ से विस्थापन नहीं होता, वो सरकती नहीं और वहीं की वहीं बनी रहती हैं। तो ये बहुत उसका महत्वपूर्ण कार्य है वन का। और तीसरा कार्य जो है वन का वो है जल आपूर्ति का, क्योंकि वन क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और वहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ अपने साथ प्रचुर मात्रा में जल लेकर चलती हैं, और फिर दूर दराज स्थित खासकर मैदान और पठारों में रहने वाले लोगों को जल की आपूर्ति होती है। हिमालय से जैसे सालों भर जो नदियाँ वहाँ से निकल रही हैं वो सालों भर उन वहाँ से बर्फ़ पिघलने से पानी बना रहता है उनमें, और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे निचला भाग है वहाँ के लोग वहाँ उस जल का उपयोग घरेलू और औद्योगिक उपयोग में करते हैं। कल कारखाने में भी इनका उपयोग होता है। और ये नदियाँ जो होती हैं ये 12मासी नदियाँ हैं। तो आप इस प्रकार जानते हैं कि वन बड़े ही उपयोगी होते हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये हमारी धरोहर है और इसे हमें संजो कर रखना है, और इसे इसी तरह की स्थिति में या और इससे भी बेहतर स्थिति में अपने आने वाली पीढ़ी को सौंप जाना है। फिर वन का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, इसकी उपयोगिता है, वो है इसका जैव विविधता के बारे में। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का से तात्पर्य है जितने अधिक जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि, पेड़ पौधे, झाड़ी इत्यादि पाए जाएंगे इस प्राकृतिक पारिस्थितिकी में, वो सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता में क्षरण होता है या इसका विनाश होता है या जीव जंतुओं की संख्या में कमी आती है, तो हमारे भविष्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे संसाधनों की आपूर्ति के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। तीसरी बात है कि वनों से हमें टिम्बर या लकड़ी की प्राप्ति होती है, और इस वहाँ से जो लकड़ी मिलती है इसका एक उद्योग ही इस पर आधारित है, जिसे लंबरिंग कहते हैं। खासकर यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग बना हुआ है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। लंबरिंग में ऐसे पेड़ों का ही अधिक महत्व है जो अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं या मुलायम होते हैं, ताकि उनको काटने में, उनको ढोने में और उनसे फर्नीचर इत्यादि बनाने में, जहाज बनाने में सुविधा होती है। तो लंबरिंग इंडस्ट्री के बाद जो वन है उनकी उपयोगिता की बात करें तो जहाज निर्माण में और रेलवे में इसका काफ़ी उपयोग हुआ। जब ब्रिटिश काल में भारत में रेलवे लाइन बिछाए जाने लगे तो बड़ी मात्रा में वन को काटा गया और पटरियों पर बिछाए गए। इसी समय वन को काटकर जहाजरानी का भी काफ़ी निर्माण किया गया, खासकर विश्व युद्ध के काल में। इससे भी वन को बहुत ही क्षति हुई। अगला जो महत्वपूर्ण उपयोग है जो वन से हम लोग लेते हैं वो है वन के पास रहने वाले लोगों के लिए ईंधन और चारे की आपूर्ति। ईंधन के लिए गांव के लोग, जंगली क्षेत्रों के लोग वहाँ की लकड़ियों पर निर्भर करते हैं, और इसका अत्यधिक विदोहन होने लगा है। इसलिए आजकल हमारी शासन ने सभी को दूर दराज के गांव में भी एलपीजी और केरोसिन देने की योजना बनाई है, ताकि वो वन नहीं काटें, पेड़ नहीं काटें और एलपीजी का उपयोग करें। इससे वन बचा रहेगा। और इस प्रकार बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई गई हैं
गाँव में जो वन को की देखभाल करते हैं। बहुत सारी समितियां बनी हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी करके। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है औद्योगिक स्रोत के रूप में वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आपूर्ति वनों से होती है और लकड़ी के अलावे विभिन्न प्रकार के जो जैसे रेशा है और लघु वनोपज हैं, तेंदुपत्ता, शहद, आंवला, हर्रे, बहेड़ा और चार, इमली, बहुत सारे पदार्थ हैं जो लोग खरीदते हैं, इसका उपयोग करते हैं और इससे स्थानीय निवासियों को काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। तो कागज़ उद्योग हमारा वन पर ही आधारित है और इसके कारण वन का बड़े पैमाने पर विदोहन हुआ, पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई हुई, ये भी हमारी चिंता का मुद्दा बना हुआ है। वन से जो एक बड़ी प्राप्ति होती है वो है हर्ब्स की या जड़ी बूटियों की। और आप तो जानते हैं कि वनों से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, खासकर हिमालय और दक्षिण भारत के बहुत सारे वन से, और उनसे मिलने वाली जड़ी बूटियों से दवाएं बनती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, और उनसे काफ़ी लोगों को लाभ होता है और शासन को काफ़ी लाभ भी होता है। तो वन से हमें काफ़ी वनों का काफ़ी लाभकारी उपयोग है। अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं वनों का विनाश या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि ये चिंता का एक बड़ा कारण बना हुआ है और पेड़ जो कट रहे हैं ये पहला बिंदु है कि वन का विनाश क्यों हुआ। पहला पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण, चूँकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और संसाधनों की मांग काफ़ी बढ़ गई है, तो वन पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ा है, दबाव पड़ा है, इसलिए वन बहुत ही तेज़ी से अंधाधुंध ढंग से काटे जा रहे हैं। एक और मुद्दा जो है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, या ऐसे क्षेत्र, ऐसे कुछ शब्द आप लोग जानते होंगे जैसे झूम कृषि। इसमें वहाँ के जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो खेती करते हैं और 1-2 साल उस स्थान पर खेती करने के बाद फिर उसे छोड़कर अगली भूमि पर कुछ दूर चले जाते हैं और वहाँ के पेड़ पौधे की सफाई करते हैं, उसको काटते हैं, उसको जला लेते हैं, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। और काटने और जलाने के बाद फिर वो 1-2 साल खेती करते हैं, फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ के पेड़ पौधों की कटाई करते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं और फिर वहाँ से फिर 1-2 साल में फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो इस कुप्रथा का शिकार हुआ है और इससे वन के क्षेत्रफल में बहुत ही कमी आई है और ये चिंता का बहुत बड़ा कारण है। हालांकि शासन ने अब इस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाया है और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको दूसरे उपाय और दूसरी सहायताएं दी जा रही हैं शासन के द्वारा कि वो उन्हें अपनाएं, जो विकल्प है, अल्टरनेटिव है, उन्हें अपनाएं कृषि का। तीसरा जो बिंदु है वो वनाग्नि है। अग्नि से वन का बहुत अधिक विनाश होता है। ये वनाग्नि कई बार प्राकृतिक भी होता है, गर्मी के दिनों में कई बार लग जाता है, और लेकिन कई बार जानबूझकर लगाया जाता है। खासकर बहुत सारे ऐसे स्मगलर या माफिया होते हैं जो लकड़ी का कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और ये वनाग्नि बहुत ही खतरनाक तौर पर बहुत ही तेज़ी से फैलता है। और अक्सर हम लोग ये समाचार सुनते रहते हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा वनाग्नि आया था और वहाँ के बड़े बड़े जो शहर हैं इसकी चपेट में आ गए थे। इसके कुछ दिन पहले हमने यूरोप में और उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों के बारे में सुना था। हमारे यहाँ हिमालयी क्षेत्र में, खासकर कुमायूं गढ़वाल के क्षेत्र में भी ऐसा होता रहता है। और आपने भी अगर पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपने भी देखा होगा कि गर्मी के दिनों में दूर से पहाड़ों में के जंगलों में आग नज़र आती है और बहुत सारे लोग उसको बुझाने में भी लगे रहते हैं। इसमें फॉरेस्ट गार्ड की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके अलावा जो वनों को क्षति पहुंचाने वाला एक और बड़ा कारण है वो माइनिंग है, क्योंकि यहाँ पर वन में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों का पट्टा दिया जाता है। कई बार अवैध रूप से लोग खनन का कार्य करते हैं और खनन का कार्य करने के पहले वो वहाँ सतह के ऊपर पाए जाने वाले पेड़ों को काटते हैं ताकि उसके नीचे से खनन किया जा सके, खनिज निकाला जा सके, उसका विदोहन किया जा सके। ये बहुत ही बड़ी समस्या है वन के विनाश की। अगला जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है डैम का बनना, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से निकली हैं जहां घने वन पाए जाते हैं। और ये जो नदियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक और दृष्टि से हैं, क्योंकि यहाँ पर
पनबिजली घर बनाए जा सकते हैं। अगर बांध बना दिया जाए तो पनबिजली घर स्थापित किया जा सकता है। और दूसरे, वहाँ से जल को लेकर दूर दराज स्थित महानगरों में आपूर्ति की जा सकती है, जलापूर्ति, और सिंचाई के लिए जल ले जाया जा सकता है। तो इन कारणों से ये डैम बनाया जा रहा है। अगर आप उत्तराखंड जाएं, अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जाएं, देखें कि जगह जगह पर बहुत सारे डैम बनाए जा रहे हैं, और इससे होने वाला जो क्षति है बहुत बड़े मामले में, बड़े पैमाने पर वन इसमें डूब जाता है, जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे राज्य में भी आप लोगों ने बरगी का नाम सुना होगा, बरगी के विस्थापित, और आप गंगरेल बांध गए होंगे, वहाँ भी आपने देखा होगा। जरा पता कीजिए कि कौन सा गांव इसके बनने से इसकी चपेट में आ गया और डूब गया। तो वन के साथ साथ जो विनाश के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आजकल उभर आई है, वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी को तीव्र बुखार हो गया है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है, ओजोन गैस का डिप्लीशन हो रहा है, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काफ़ी उपयोग करने लगे हैं, और हमारा जो जीवन शैली है वो बहुत ही ऐसा हो गया है जो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो ये वन का विनाश जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी है और कार्य भी है। फिर इसके अगला जो बिंदु है वो है जो वन के विनाश से उस पर आश्रित जो समुदाय हैं, कम्युनिटी है, जो ट्राइबल्स हैं, वो काफ़ी दुष्प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये अपने आजीविका के लिए वन पर निर्भर करते हैं। वो वहाँ से भोजन, वस्त्र, आवास उनको वन से ही मिलता है, और उन्हें ही नहीं, शहरों में भी रहने वाले लोगों को भी भोजन, वस्त्र, आवास के लिए बहुत हद तक वन पर निर्भर करना पड़ता है, जल के लिए उस पर निर्भर करना पड़ता है। तो वन अभी काफ़ी संकट में है, इसकी जैव विविधता इसकी संकट में है, और जो हमारा जो सप्लाई चेन है, जो आपूर्ति है हमारे संसाधनों की, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। क्योंकि जब वन ही खतरे में है, जब सोर्स ही खतरे में है, तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों की जो आपूर्ति जो वनों से होती है वो भी खतरे में है, और इसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग अंत में जल्दी से ये देख लेते हैं कि वन के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि वन का काफ़ी तेज़ी से विदोहन हो रहा है, वन काफ़ी तेज़ी से कट रहे हैं, और इसके साथ ही लोगों ने लेकिन ये समझना शुरू कर दिया है कि वन बहुत ही आवश्यक है, ये कटना नहीं चाहिए, इसको फिर से लगाया जाना चाहिए। लोगों में चेतना आने लगी है। तो जल्दी से हम इसके बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है फॉरेस्टेशन, फिर से वनीकरण, पुनर्वनीकरण। जो ऐसे क्षेत्र जहाँ से जंगल काट लिया गया है खनन के कारण या अन्य गतिविधियों के कारण, वहाँ पर फिर से जंगल लगाया जाना। ऐसा आपने कोरबा में अक्सर देखा होगा। अगर आप कोरबा में के रहने वाले हैं या कोरबा कभी जाएं तो आपने देखा होगा कि फिर से बड़े पैमाने पर वहाँ वनस्पतियाँ लगाई जा रही हैं। दूसरा जो कार्य किया जा रहा है, अब वैधानिक कार्य है ये, लीगल एक्शन। इसके लिए विधानसभा में और संसद में नियम बनाए गए हैं। अब एक नई संस्था बनी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये सभी मिलकर विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्धारण करते हैं, और इसका प्रतिपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए जुडिशियरी और लेजिस्लेचर का सहायता लेते हैं। इसमें हमारा वन विभाग जो है, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, डीएफओ से लगाकर फॉरेस्ट गार्ड तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए, निचले स्तर तक ये बात जानी चाहिए, विद्यार्थियों तक और गांव में रहने वाले। आप संदेशवाहक हैं, आप सबको बताएं अपने घर में, मोहल्ले में, गांव में कि पेड़ लगाएं। पेड़ का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें सांसें मिलती हैं, इससे हमारी हवा पानी अच्छी रहती है। और ये इसके साथ ही एक और मामला है, वो है कि वृक्ष का लगाया जाना या जंगलों का बचाया जाना, ये पूरे विश्व समुदाय की भी जिम्मेदारी है। ये ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए कई जो निर्धन देश हैं उन्हें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, कि जो निर्धन हैं उनको। और आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का काफ़ी विकास हो गया है, तो ये दिया जा सकता है। और जो रियो डी जेनेरो में 1992 में अर्थ समिट हुआ था, तो इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी, और जो विकसित देश हैं उन लोगों ने वादा भी किया था, हालांकि इस वादे की पूर्ति हो नहीं पाई।
और क्योंकि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा वन भी एक बहुत ही प्रमुख घटक था। भारत में हम लोग जल्दी से चर्चा करें। आप लोगों ने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा। 70 के दशक में ये उत्तराखंड, अभी के उत्तराखंड में ये बहुत ही तेज़ी से उभरा था। वृक्षों की कटाई का लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। ये पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए से इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और कई महिलाएं भी उसमें काफ़ी सक्रिय थीं। और इन लोगों का नारा था, वृक्षों के हैं, जंगल के हैं क्या उपकार, माटी पानी और बयार। मतलब जंगल जो है इसके उपकार के कोई लोग याद करते हैं कि इसी के कारण माटी है, इसी के कारण पानी है और इसी के कारण बयार यानी स्वच्छ शुद्ध हवा है। ऐसा ही एक उदाहरण साइलेंट वैली का केरल से आया था 70 के दशक में, और ये क्षेत्र जो था जैव विविधता के लिए काफ़ी जाना माना था। ये रेन फॉरेस्ट के क्षेत्र में था और यहाँ पर डैम बनाने की बात चली और लोगों ने काफ़ी विरोध किया। अंत में इस परियोजना को वापस ले लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, शासन ने कई प्रकार के वनों का वर्गीकरण भी किया है और ये वर्गीकरण उसके उपयोग की दृष्टि से किया है। और ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के वन भारत शासन ने वर्गीकृत किए हैं। पहला जो वन है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, किसी का भी जाना मना है, निषिद्ध है और ये आने वाले पीढ़ियों के लिए रिजर्व हैं और ये पर्यावरण की दृष्टि से ये काफ़ी संवेदनशील हैं और इसलिए ये आरक्षित वन कहे जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है भारत सरकार की ओर से किया गया वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन। ये प्रोटेक्टेड है या मतलब आप अनुमति लेकर कभी जा सकते हैं। ये जो है ये इनकी सुरक्षा की गई है। आप ऐसे ही जाकर वहाँ से लकड़ी या वन्य पदार्थ इत्यादि नहीं ला सकते। तीसरा प्रकार जो है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट है, सामुदायिक वन। और ये वन जो है विभिन्न प्रकार के समुदाय यहाँ अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं और वहाँ के वनोपज का अपने लिए उपयोग करते हैं, वहाँ से लाते हैं। और चौथा प्रकार है वो कमर्शियल फॉरेस्ट। और अब तक आप लोगों ने जाना कि वन का बहुत अधिक कमर्शियल उपयोग होने लगा है, इसका विरोहन काफ़ी होने लगा है हमारे उद्योग धंधे के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो शासन की अनुमति से ऐसे वनों का उपयोग किया जाता है। तो और इसमें विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन होता है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं और इसमें जो एनजीटी की चर्चा मैंने की थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आजकल निभाने लगी है। और इसका जो क्षेत्राधिकार है पूरा देश है और इसके जो आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसे ही काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इस प्रकार आप लोगों ने अब तक पढ़ा वन के बारे में। भारत के वनस्पतियों में हिमालय की वनस्पतियां जो या पहाड़ी वनस्पतियां हैं वो अलग हैं। अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ गए होंगे तो देखे होंगे कि वही पेड़ जो नीचे काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, ये जैसे जैसे आप बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जाते हैं तो काफ़ी इसकी ऊंचाई कम होने लगती है और धीरे धीरे ये 2-3 फीट ऊंचे ही रह जाते हैं और अंत में एक भी वृक्ष नज़र नहीं आता और ट्री लाइन या वृक्ष की सीमा रेखा आ जाती है जहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं उगता। तो इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति आपने आज पढ़ा और इसमें अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आप बहुत सारे चित्र बनाएंगे, विश्व का चित्र बनाकर आप अलग अलग टॉपिक को दिखलाइए। जैसे ग्रासलैंड का एक अलग चित्र बना लीजिए, डेजर्ट के की जो वनस्पतियां हैं उसका अलग चित्र बनाइए और बहुत सारे चित्र बनेंगे। और भूगोल में मानचित्र बहुत ही आवश्यक है, आप मानचित्र अवश्य बनाएं, इसी से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।